सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। विश्वास मत हासिल करने की तैयारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी। विधानसभा में शनिवार को साबित करेंगे बहुमत। कल 30 मंत्रियों के साथ ली शपथ। शशिकला के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा पनीर सेल्वम गुट। महासचिव बनने को बताया अवैध। चुनाव चिन्ह नहीं देने की मांग। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान। दिल्ली धमाके में तारिक अहमद डार दोषी। कोर्ट में सुनाई 10 साल की सजा। सबूतों के अभाव में 2 आरोपी बरी। 2005 में हुई थी 67 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आत्मघाती हमले में 75 से ज्यादा की मौत, 250 से ज्यादा जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की शांति की अपील। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी शनिवार को विश्वास मत हासिल करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कल विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात कही है। गुरुवार को उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल विद्यासागर राव ने ई पलनीसामी के साथ 30 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अलग अलग दलों के नेताओं ने ई पलनीसामी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद कल बधाई भी दी। अन्ना द्रमुक नेता ई पलनीसामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 30 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। इससे पहले गुरुवार दोपहर पलनीसामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल ने पलनीसामी को सरकार बनाने का न्योता दिया। पलनीसामी को 15 दिन में बहुमत साबित करना है। पलनीसामी के मुख्यमंत्री बनते ही शशिकला गुट के समर्थक जश्न मनाने लगे। Our Honorable Amma's rule will continue and the welfare measures taken by Honorable Amma will be carried out effectively. 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में एआईडीएमके के 134 विधायक हैं। पलनीसामी ने 124 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ये विधायक पिछले 7 दिन से चेन्नई के पास एक रिसोर्ट में रह रहे थे। Therefore, whatever Pallanisammy cannot succeed in misleading the people. The people of Tamil are united. They know very well, and also MLAs are united. Now our government is going to be actually whatever Amma left, that is, we are going to proceed on that. All welfare programs, we are going to implement that. पेशे से किसान पलनीसामी 1980 में राजनीति में आए। वो शुरू से ही जयललिता के समर्थक रहे। वो पहली बार 1989 में सेलम जिले की एडापड़ी सीट से विधायक बने। 2006 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 2011 में उन्होंने जीत के साथ वापसी की। जयललिता के मंत्रिमंडल में वो तीसरे नंबर के मंत्री थे। उनके पास लोक निर्माण जैसा अहम विभाग था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम का गुट कल चुनाव आयोग पहुंचा। पनीर सेल्वम ने कहा कि एक परिवार के खिलाफ उनका धर्म युद्ध जारी रहेगा और वो जनता के बीच जाकर लोगों को मौजूदा हालात के बारे में बताएंगे। इस बीच डीएमके ने भी विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। तमिलनाडु की सत्ता हाथ से जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो अन्ना द्रमुक को किसी परिवार के हाथ में जाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उधर पनीर सेल्वम गुट के नेताओं ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन नेताओं ने शशिकला को महासचिव और टीटीवी दिनकरन को उप महासचिव बनाने के फैसले को अवैध बताया। साथ ही शशिकला गुट को पार्टी चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करने की मांग की। विपक्षी डीएमके ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त देने पर आपत्ति जताई है। Given 15 days to prove his majority, which means he is not convinced with the majority. But why 15 days is the question? Because so far there was a debate on this. They can give 1 week is enough for that. 124 में से 8 ही लोग
अलग होकर पनीरसेल्वम के यहाँ गए तो वो सरकार गिरी, पळनीसामी की क्या सरकार गिरी। तो ये छोटे से बहुमत रखकर क्या सरकार बना पाएंगे। तमिलनाडु में करीब 10 दिन से राजनीतिक संकट चल रहा था। 5 फरवरी को वी.के. शशिकला को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया था। 7 फरवरी को ओ पनीरसेल्वम ने दबाव में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का आरोप लगाया था। बीते मंगलवार को राजनीतिक संकट में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सजा सुना दी। इसके बाद पलनीस्वामी को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिन 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और औरैया शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका रायबरेली में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की ये पहली चुनावी सभा होगी। साथ ही राहुल गांधी फतेहपुर जिले के हाथगांव में रैली करेंगे। रायबरेली में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वही तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार और तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कई जगह चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव लखनऊ में 2 और बाराबंकी में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे दौर के लिए 19 फरवरी को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल पूरा हो गया। इस बीच तीसरे और चौथे दौर के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल उन्होंने हरदोई और बाराबंकी में रैली करके विरोधी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार के काम के दावों पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरदोई और बाराबंकी में रैली की। नरेंद्र मोदी ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश के काम और विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी ऊपर उठने की कोशिश करता है उसे साल भर के भीतर कुचल दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इस पर कभी सोचा नहीं गया। बाराबंकी की रैली में प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने विरोधी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बगैर यूपी के विकास के देश का सही विकास संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक भयंकर नफरत का माहौल नजर आ रहा है। तो जरा समय निकाल करके सोचिए कि 5 साल में ऐसा क्या किया आपने कि उत्तर प्रदेश में आपके प्रति इतनी नफरत पैदा हुई है। जरा हिसाब लगाइए। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी सरकार पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी का फैसला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में रैली करके केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ियां लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए किसानों की कर्ज माफी की मांग की। नोटबंदी और काले धन समेत कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की। सीतापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो कर्ज माफ कर सकते हैं।
आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप अभी कर लीजिए। चुनाव के लिए आप क्यों रुके हैं? अगर आपको करना ही है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जाइए कैबिनेट मीटिंग करिए, पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ कर दीजिए, किसानों को फायदा हो जाएगा। इधर लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारा गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमने जीतना है या वहां उन्होंने जीतना, तीसरी और चौथी पार्टी का वहां वजूद नहीं है या जीतने का कोई चांस नहीं। तो वैसी सीट में अगर वो लड़ के हम जीते या वो जीते, बात तो एक ही हो गई, अलायंस का ही कैंडिडेट आ गया। उत्तर प्रदेश में 2 दौर के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां तीसरे दौर के मतदान में अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी, इटावा समेत 3 जिलों में रैलियां की। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में उन्होंने पार्टी के भीतर चली उठापटक पर सफाई दी। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। मैनपुरी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अखिलेश यादव के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। वहीं उन्होंने पार्टी के अंदरूनी खींचतान का जिक्र करते हुए इस पर सफाई दी कि ये राजनीति का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है और चलते चलते कब खाई आ जाए पता ही नहीं लगता। इसलिए कम से कम कुछ लोगों ने हमें भी राजनीति में परीक्षा लेने की काम किया। बहुत परीक्षा ली उन्होंने हमारी, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। वो समय और परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ही पार्टी के नेता हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है। पिछले विधानसभा चुनावों में इस इलाके में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधी दलों के रवैये की निंदा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बेअसर बताते हुए राज्य में बीएसपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों पर बीएसपी को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बीजेपी के लोकसभा चुनावी वायदों की तरह इस बार विधानसभा के आम चुनाव में भी इनके किए जा रहे वायदों के बहकावे में भी आने वाले नहीं हैं और न ही इनकी किसी भी गलत बयानबाजी के बहकावे में आने वाले हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। अमीर खुसरो देहलवी, सूफी संगीतज्ञ और शायर, हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि, कव्वाली के जन्मदाता,
उत्तर प्रदेश के पटियाली में जन्मे खुसरो हिंदी के अलावा फारसी में भी लिखते थे कलाम। फारसी शायरी में शेख सादी और हाफिज के समकक्ष खुसरो ने हिंदी कविता में भी खूब कमाया नाम। तबला और सितार जैसे संगीत यंत्रों का किया आविष्कार और भारतीय लोक कला को दुनिया भर में दिलाई पहचान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी। ये उनकी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विस्तार के साथ फेरबदल की संभावना भी है। गठबंधन के मुताबिक पीडीपी के मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री होंगे, वहीं सहयोगी दल बीजेपी के 11 मंत्री होंगे। लेकिन मौजूदा सरकार में पीडीपी के 12 मंत्री हैं और बीजेपी के 11 मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और शोपियां जिला प्रशासन ने लोगों को मुठभेड़ वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। प्रशासन ने इन जिलों में 3 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ये फैसला सेना प्रमुख के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान बाधा डालने वाले पर सख्ती की बात कही थी। शोपियां जिला प्रशासन के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान लोगों को नुकसान से बचाने के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस, मेडिकल और पैरामेडिकल के कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। हाल ही में इन इलाकों में मुठभेड़ के दौरान लोग जमा हो गए थे, जिनमें कुछ लोगों ने पथराव भी किया था। 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाई जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कल कहा कि ये सारे मसले काफी महत्वपूर्ण हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर कानूनी पहलुओं पर भी सुनवाई होगी। 30 मार्च को मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। कोर्ट ने संबंधित पक्षों की ओर से तैयार मुद्दों को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा कि सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर गौर किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पक्षों से अपने अपने मुद्दे लिखित में देने को कहा गया है। 11 मई से इस मामले में नियमित सुनवाई की जाएगी। संविधान पीठ बनने पर इन मसलों से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई वहीं होगी। बारह साल पहले दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में अदालत ने कल फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया, जबकि 2 को बरी कर दिया है। तारिक अहमद डार को इन ब्लास्ट में फंडिंग का आरोपी मानते हुए सजा सुनाई गई है। अक्टूबर 2005 को धनतेरस के मौके पर दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में 67 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 225 लोग जख्मी हुए थे। ये धमाके सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज और कालकाजी में हुए थे। कोर्ट ने 3 अक्यूज से कोर्ट के सामने 2 अक्यूज को बिल्कुल ही एक्विट कर दिया सब ऑफेंसेस में, और तारिक अहमद दर को सेक्शन 38, 39 UAPA में कन्विक्ट किया, जिसका सेक्शन 38, 39 एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसके लिए एक्विटल किया। जहां तक बम ब्लास्ट का सवाल है वो सबको एक्विट कर दिया है, और इन्होंने 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं। तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद दर का, उनको भी ऑलरेडी अंडरगॉन में छोड़ दिया। मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पर गहरी चिंता जताई है। बीते संसदीय सत्र में पेश समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज कई बार जानबूझकर भर्तियों को अटकाए रहते हैं। समिति का मानना है कि तकनीकी संस्थानों से निकले युवाओं में हुनर की कमी भी बड़ी चिंता की बात है। स्थायी समिति ने देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट पर चिंता जताई है। समिति ने इसके पीछे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को बड़ी वजह माना है। समिति ने सुझाया है कि पद खाली होने से पहले ही उसे भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के स्तर पर इसके बारे में कोई ठोस विचार होकर, ताकि एक 10%, 15% माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी अभाव में और एक गुणवत्ता की शिक्षा का अपेक्षा करना गलत है। समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी क्षमता जांचने के लिए ठोस व्यवस्था की जरूरत है और नियमित अंतराल पर शिक्षकों का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। समिति ने आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए रेटिंग जैसी व्यवस्था भी अपनाए जाने की सिफारिश की है। लंबे पढ़कर खाली डिग्री लेके बैठे हैं बड़ी संख्या में, जिनको स्किल नहीं है। अब सरकार स्किल 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 बोल रही है।
तो केवल डिग्री से नहीं होता है, जीवन का जो शिक्षा होती है, दुर्भाग्य से हमारा देश में उसको साथ में जोड़कर नहीं हो रहा है। इसके कारण पढ़ लिख कर भी कई लोग बेरोजगार, अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं हो रहे हैं। समिति के समक्ष पेश यूजीसी के आंकड़े में कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 16,699 स्वीकृत पदों में से 5,925 पद खाली पड़े हैं। प्रोफेसर के लिए स्वीकृत 2,383 पदों में से 1,283 पद खाली है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के 2,183 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,459 पद खाली है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर में भारी कटौती का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक 20 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी अस्पतालों जैसे स्पेशल मर्चेंट्स के लिए एमडीआर की दर कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.40% होगी। एमडीआर चार्ज डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर वसूल किया जाता है। पहले 2,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75% और इससे ज्यादा के भुगतान पर 1% एमडीआर लगता था। आरबीआई के ड्राफ्ट के मुताबिक नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर पाकिस्तान से, जहां सिंध प्रांत में हुए आतंकी संगठन आईएस के आत्मघाती हमले में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। धमाका सहवान इलाके की मशहूर लाल शाहबाज कलंदर दरगाह में हुआ। पुलिस के मुताबिक हमले को सूफी रस्म धमाल के दौरान अंजाम दिया गया। धमाके के वक्त दरगाह में सैकड़ों ज़ायरीन मौजूद थे। हालात के मद्देनजर इलाके के सभी अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए लोगों से एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। पाकिस्तान में 1 हफ्ते के भीतर ये 5वां आतंकी हमला है। पिछले साल नवंबर में भी बलूचिस्तान प्रांत में एक मशहूर सूफी दरगाह में धमाका हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत और चीन के बीच पहली सामरिक वार्ता 22 फरवरी को होगी। भारत की तरफ से विदेश सचिव एस जयशंकर इस वार्ता का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी हितों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने दी। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की रवांडा और युगांडा के विदेश दौरों की भी जानकारी दी। उपराष्ट्रपति 2 देशों की यात्रा पर 19 फरवरी को रवाना होंगे। China and India will hold the first meeting of the India-China Strategic Dialogue, co-chaired by Foreign Secretary Jaishankar and the Executive Vice Foreign Minister of China on 22nd February 2017 in Beijing. This dialogue mechanism was agreed to during Foreign Minister Wang Yi's visit to India in August 2016. The two sides are expected to discuss all issues of mutual interest in the bilateral, regional and international domain. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल निजामुद्दीन स्थित सुंदर नर्सरी का अवलोकन किया। करीब 100 एकड़ में बनी सुंदर नर्सरी का निर्माण आगा खान ट्रस्ट और सीपीडब्ल्यूडी के प्रयासों से हो रहा है। अवलोकन के दौरान उपराष्ट्रपति ने नर्सरी में हो रहे कामों की तारीफ की। अब तक यहां हो रहे निर्माण कार्यों में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। आम लोगों के लिए यह नर्सरी इसी साल दिसंबर से खोली जाएगी। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। विश्वास मत हासिल करने की तैयारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी। विधानसभा में शनिवार को साबित करेंगे बहुमत। कल 30 मंत्रियों के साथ ली शपथ। शशिकला के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा पनीर सेल्वम गुड। महासचिव बनने को बताया अवैध। चुनाव चिन्ह नहीं देने की मांग। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान। दिल्ली धमाकों में तारिक अहमद डार दोषी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। सबूतों के अभाव में 2 आरोपी बरी। 2005 में हुई थी 67 लोगों की मौत।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आत्मघाती हमले में 75 से ज्यादा की मौत, 250 से ज्यादा जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की शांति की अपील। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।